Assalamualaikum. Good morning, everybody. How are you all doing? Did you watch the match? Yes, you did. We did. Everybody did. Of course, first PSL मैच कल हुआ है और क्या ज़बरदस्त मैच था. एंड ऑफ कोर्स देखिए, जो चैंपियन होता है ना वो चैंपियन ही रहता है, एटलीस्ट टू बिगिन विद. तो डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर ने मैच शुरू किया अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन और जीता कौन? Obviously लाहौर कलंदर और बड़े मार्जिन 69 रन्स के बड़े मार्जिन से हमने जीत हासिल की है, शिकस्त दी है हैदराबाद किंग्समैन को, फतह अपने नाम की है. और मैच में लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 199 रन बनाए थे. इवेंट में आज किसका मैच है? आज है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा. और ये मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं. 7 बजे मैचेस हो रहे हैं. और अच्छा, इस पे हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे. Because you have some reservations. नहीं, not reservations, I have some observations rather. एक तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि हैदराबाद किंग्समैन की जर्सी बिल्कुल आपके रंग की थी, ठीक है. और जब वो ट्राउजर से बॉल रगड़ रहे थे ना, तो बॉल पिंक हो गया था. वो बॉल ये हुआ, फिर बॉल चेंज होनी पड़ी. वैसे अगर ये रंग बॉल पे लग रहा था तो पिंक कैसे हो गई? क्योंकि सफेद बॉल थी ना और उस पे हल्का हल्का टिंट, मरून टिंट उतर रहा है ना, जाहिर है. अच्छा, I thought मरून होना चाहिए था. एट दिस स्टेज एंड दिस लेवल ये थोड़ा मायूब भी था, इसलिए क्योंकि क्या आपने कपड़े पहने हुए हैं जिनका रंग उतर रहा है, मतलब पसीने भी आ जाते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट, तो क्या लोगों के मतलब उनके ऊपर भी रंग उतर रहा होगा? तो बड़ा कच्चा कलर हुआ वो. एनीवे, ये चीज़ें वो हैं जो परहैप्स सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी. वी विल टॉक अबाउट द मैच लेटर इन द शो. अभी हम जरा आगे चलते हैं और भी बड़ी बातें हैं. वी हैव सम गेस्ट्स बड़ा कुछ हुआ जी. ट्रंप साहब क्या बातें करते हैं वैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे क्या बातें करते हैं, मतलब वो कभी सोचते भी हैं कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है. खैर एनीवे, आपको बता दें हो क्या रहा है. अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बारे में इतलात का एक सैलाब आया है और कौन सी लहर हकीकी है और कौन सी महज नुमाइशी, फैसला करना मुश्किल हो रहा है. और फिर देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़, देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ एंड देन जो रियल न्यूज़ भी होती है फिर उसकी तरदीद भी आ जाती है. बिकॉज वही वाली बात है कि इनके मुंह से निकल क्या रहा है, वो अपनी बात पे वापस मुड़ भी जाते हैं. अ लॉट ऑफ यू टर्न्स देयर एज वेल. तो एक बात साफ है कि पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों में सबसे आगे और एक बात इस पे इंटरेस्टिंग और मेरे लिए तो बड़ी इंजॉयबल है कि जंगबंदी की कोशिशों में जाहिर है हम सबसे आगे हैं, लेकिन इस पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का रिएक्शन है ना, I'm really having a good time, you know, yes, looking exactly. at that, watching that, reading that. So उनके पेट में मरोड़ होता है, मरोड़ बस मरोड़ तो मरोड़ होते हैं, वट पढ़ना. अब आप समझ गए होंगे. अगर उसकी इंटेंसिटी जरा ज्यादा होती है पंजाबी ही वट पढ़ने की. कोई नाराजगी भी नहीं है, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉयज ले रहे हैं. तो लिहाजा उनके वो चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बहुत ही क्रैश लेवल पे जा चुके हैं. बहुत कुछ हो रहा है, बट जस्ट एंजॉय इट, यू नो. उनको बहुत. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार तो पहले ही एक्स पर अपने बयान में इसकी तस्दीक कर चुके थे. अब सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने भी पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तस्दीक कर दी है. उन्होंने यह दावा किया कि ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं. I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. Well, he said it. There you go. और साथ ही आपको बताएं कि उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतने बयानात दे रहे हैं कि मतलब पिक्चर क्लियर नहीं हो रही और कंफ्यूजिंग हो रहा है. और वो क्या बयानात देते हैं वो भी कुछ समझ में नहीं आता. सोशल, आपको पता है वो तो एक्स तो यूज ही नहीं करते, वो ट्रूथ सोशल यूज करते हैं. तो उस पर ताज़ा बयान में सदर ट्रंप ने मजीद 10 रोज ईरान की तवानाई तनसीबात जो हैं उन पर हमले ना करने का ऐलान कर दिया. थैंक यू वेरी मच. और दावा किया कि ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक यानी 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं. और इससे पहले ये भी आपको बता दें, सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था. अब वो जरा आगे बात चली गई है. मुद्दत आज ख़त्म होना थी. काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत
जो है वो चल रही है और फुल भी है। उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स भी आपको पता है ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्होंने कहा बड़ी उम्दगी से कमाल बातचीत हो रही है, मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कमाल जो इस दफा हो रहा है। हर चीज इनकी कमाल ही होती है। फिर साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जंगबंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले कर देंगे। फिर वो बोट्स फुल ऑफ ऑयल वाला एक अलग कहानी थी जिसपे पाकिस्तान के झंडे थे, वो भी उन्होंने कहा कि वहां से नहीं, उन्होंने कहा कि वो 10 जो हैं वो गुजरी हैं वहां 8 थी पहले, फिर 10 हो गई। सो हाँ, जिसमें पाकिस्तान के झंडे थे। तो अच्छा, अब सुन भी लेना आप। जंगबंदी की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल भी दोनों जानिब से हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। तेहरान में पाकिस्तानी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे जरा गौर करना चाहिए और इस पे कि पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर के घर के करीब फ़ज़ाई बमबारी हुई है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सब हिलकर रह गए। सफ़ीर हमारे हैं मुदस्सिर टीपू साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन दिनों। इनकी रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौजी मरकज़ एक है अर्तश, और पाकिस्तानी सफ़ीर जो है मुदस्सिर टीपू पास्तारान के इलाके में जो है मुकीम है, और ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद जो अब हो गई है 1937। दैट्स अ लॉट। अच्छा, उधर अबू धाबी में भी आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। एक्चुअली एक इंडियन भी है उनमें। और पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत में कहा है कि पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। दिस इज़ द 4th पाकिस्तानी बाय द वे हु हैज़ पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं, उनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़रा ज़्यादा है। क्लैरिटी हम चाहते हैं कि जितनी हासिल हो उतना ही नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब, आपने ट्रंप साहब के बयानात तो सुन लिए होंगे कल। और डॉक्टर साहब, कैन वी ऐड हियर, सॉरी अब्दुल्ला, कि ट्रंप साहब खुद भी पिक्चर को काफी कंफ्यूज करते हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, उनके बयानात से ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। सो अभी क्या समझें, मामला किस स्टेज पे है? बातचीत हो तो रही है, लेकिन बातचीत के लिए हमें कितना पुरुम्मीद रहना चाहिए? क्या हौसला अफजा इसके कोई नताइज निकल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू असेस सर? सुबह बखैर और मदू करने पर मशकूर। यकीनन नताइज इसके तो अल्टीमेटली टेबल टॉक्स पे ही होते हैं किसी भी जंग के। ये दुनिया की तारीख है तमाम जंगों की, लेकिन वो कितना नुकसान करा के होते हैं उसका तखमीना लगाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पर अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओपन चेक रखा हुआ है, दोनों साइड पर बातें करते हैं, जान के कन्फ्यूजन की बात करते हैं, जान के ऐसे हालात की निशानदेही करते हैं जिसमें उनके पास दोनों तरफ जाने का रास्ता हो। एक तरफ वो एक्सटेंड कर रहे हैं 10 दिन के लिए 6 अप्रैल तक कि किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ मजीद अब ये पैराट्रूपर तो 3 दिन पहले भेज दिए थे, उन्होंने चला दिए थे वहां से। उससे पहले USS ट्रिपोली भी भेज दिया था जिसमें 2500 मरीन भी हैं। अब उसके अलावा पेंटागन 10,000 मजीद कुमक भेज रही है। ये तमाम किस चीज़ों की गमादी करता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ सही मनसूबा बंदी न की हो या मनसूबा बंदी के बरअक्स हो जाए, जैसा कि ईरान पर स्ट्राइक जब किया गया, तो अगर उस वक्त के आप बयानात देखें तमाम डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी टीम के, तो और ऑफ कोर्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के, तो अंदाज़ा यही होगा आपको उन तमाम चीज़ों का। अगर आप क्रक्स निकालेंगे, जूस निकालेंगे, तो आपको अंदाजा ये होगा कि बस 2-3 दिन की बात है। आनन फानन में बॉम्बिंग होगी, लोग निकल आएंगे वहां से बाहर अपने अपने घरों से, फिर हुकूमतों की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की भाग दौड़ संभाल लेंगे, हुकूमत तब्दील हो जाएगी, रिजीम तब्दील हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब जब जंग बढ़ती जा रही है तो उस जंग बढ़ने की वजह से कंफ्यूजन भी बढ़ाई जा रही है। तैयारी को अगर देखा जाए तो दोनों साइड की तैयारी है। तो डॉक्टर साहब, तो इनको ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वैसे ही जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो तब पीस टॉक्स चल रही थी और बताया ये जा रहा था कि वो बड़ी अच्छी चल रही हैं और किसी मुस्बत पॉइंट पे जो ख़त्म होंगी, और फिर ऑब्वियसली अटैक स्टार्ट हो गए। तो अब ये टाइम लेना ट्रंप का कि जी हम 6 अप्रैल तक आगे कर रहे हैं और साथ ही ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजना, दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लेकिन एक दफ़ा तो ये गलती ईरानी या बाकी दुनिया जो है वो कर सकती है, दूसरी बार क्यों ट्रस्ट किया जाए
कि अभी भी वो कह रहे हैं कि 6 अप्रैल तक जी हम रुक जाते हैं और साथ ही आप ट्रूप्स भी भेज रहे हैं। सो दिस लुक्स लाइक देयर इज अनदर मैसिव इन्वेजन या कुछ और करने की वो तैयारी कर रहे हैं। अब क्यों ट्रस्ट किया जाए उनको? इस चीज का जरा अगर गहराई में जाके इसको अगर तजिया किया जाए तो हम इसको देख लेते हैं कि इब्तदाई तौर पर जहां से ट्रस्ट ब्रेक होने की आपने बात की है, इब्तदाई तौर पर मुतालबात क्या थे इजराइल के और अमेरिका के कंबाइंड मुतालबात ये थे कि यूरेनियम को बिल्कुल जीरो एनरिचमेंट पे ले आए, खत्म कर दें हमेशा के लिए। उनकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है उसको कर्टेल करके 300 से आगे नहीं जाने दें या 3000 इससे मीटर से आगे नहीं जाने दें, बहुत मतलब मुख्तसर करने की उनकी तो मर्जी थी कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। और फिर तीसरी चीज़ ये थी कि उनके जो हामी हैं, हिजबुल्लाह है, मलेशिया है सीरिया में या इराक में या बाकी जो उनके हामी हैं, उनकी तमाम हर लिहाज से मामूलत ईरान ख़त्म कर दे। ये तीनों मुतालबात उन्होंने किए थे। ये तीनों मुतालबात जब रहबर हयात थे शहादत से पहले आयतुल्लाह खमनी साहब, उन्होंने कहा था कि अगर हमें इसमें इंतखाब करना हुआ कि हम इन तीनों चीज़ों को माने तो हम जंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों कहते हैं ये? कि ईरानियों को पता है कि अगर हम ये तीन मुतालबात मान भी लें तो ईरान को ये सफाई हस्ती से मिटा देंगे, और वो इसीलिए अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और जब कोई कौम या कोई कुंबा या कोई शख्स अपनी बका की जंग लड़े तो वो फिर आखिरी वक्त तक उसमें जाता है। और ये मामला यूरोपियन इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं, और यही वजह है कि नेटो को बार बार पुकारा जा रहा है और नेटो ने बार बार इज्तनाब किया है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप उनसे शिकायत कर रहे हैं नेटो से। पहली दफा ऐसा हुआ है क्योंकि दुनिया भी इसको समझने लगी है। आपने बात की ट्रस्ट की, जून में 2 दिन बाकी रह गए थे फाइनल JCPO के मुहर्रिकात को तय करने के, और कर दिया गया। इस दफा भी जेनोवा में इलेक्शन होने में 4-5 दिन रह गए थे, उससे पहले अटैक कर दिया गया। तो ईरानियन जो है, जिसको बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस दफा ईरानियन ने अपना जो मंसूबा बनाया हुआ है उसमें इस तरह ट्रस्ट नहीं करेंगे। 15 पॉइंट्स का प्लान है, ये 15 पॉइंट्स की डिमांड नहीं है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, अभी आपने भी फुटेज दिखलाई है। डॉक्टर साहब, अब जाहिर है इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, या नॉट सो इफ नॉट इवन मंतकी अंजाम, किसी भी किनारे लगाने के लिए दोनों साइडों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, लचक भी दिखानी होगी, ट्रस्ट ना होते हुए भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान की सालिसी की बात हो रही है, अगर पाकिस्तान पे तो दोनों ही मुमालिक का अपेरेंटली ट्रस्ट है, सो अगर हम लीड कर रहे हैं इस मीडिएशन को तो हमें भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी बात की जाए उसका पास रखा जाए। आपको लगता है कि ईरान भी एट दिस स्टेज, क्योंकि ज़ाहिर है नुकसान तो उनका भी हो रहा है, जहां अमेरिका फंसा हुआ है और शदीद फंसा हुआ है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की परफॉर्मेंस आप देख लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल आप देख लें, वहाँ ईरान भी ज़ाहिर है फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री माइट का तो कोई मुकाबला नहीं है ना। सो क्या लग रहा है आपको, दोनों साइडें लचक दिखाने के लिए इस स्टेज पे तैयार हैं या अभी 2-4 हफ्ते और चलेगा ये? ईरान के हक में क्या है, पहली तो बात यह है, ईरान इसको तूल देता है तो उसके मुतालबात ज्यादा माने जा सकते हैं। अच्छा। इसलिए कि जो तकलीफ पहुंचेगी पूरी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका को, और अमेरिका की ये तकलीफ अमेरिका के अकाबरीन को इसलिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को और उनकी पार्टी को, कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। अगर आप अपने रिसर्चर्स को बताएं, वो आपको बताएंगे, कुछ सर्वे निकले में है अमेरिका की तारीख में जब जो रूलिंग पार्टी पावर में थी और अगर इसकी ईंधन की कीमत बढ़ी है $110 से ज्यादा फी बैरल ब्रंट ऑयल की, तो वो पार्टी, उस वक्त की पार्टी तकरीबन 20 से 24% सीटों को हार जाती है। और अगर इस दफा ऐसा हुआ जो कि नजर आ रहा है, रेटिंग अगर आप देखें और सर्वे देखें, तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप तो गए और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी भी गई। तो इस लिहाज से दोनों हाउसेज में, लोअर और अपर हाउसेज में, उनकी सबकत खत्म हो जाती है और फिर जाहिर है उनका जो फ्यूचर को बड़ा तारीख सा हो। तो एक तो ये है। दूसरा, जो माशी दबाव है पूरी दुनिया पर, उसकी वजह से उसका अक्स नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर भी।
उनके एक्सप्रेशंस पर, उनकी गुफ्तगू पर, उनके बयानात पर। तो ये ईरान के फायदे में ये है कि ईरान इस वक्त वो जो आपने 9 और 10 जहाज छोड़ने का बताया, ये तोहफा था जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आपको तोहफा मिलेगा, मैं अभी नहीं बताना चाहता कि ये 10 जहाज जो उधर से पाकिस्तानी फ्लैग की इज्जत और तकरीब में देखें आप इजाफा कि पाकिस्तानी फ्लैग के ऑयल टैंकर्स को ईरान बड़ी बड़ी खुशी से छोड़ रहा है सारे। और ईरान ने कह दिया था कि हम उन ममालिक को जो जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम उनके ऑयल टैंकर्स को छोड़ देंगे, उनको क्रॉस करने देंगे, लेकिन बाकियों को नहीं। और उन्होंने करके दिखलाया। राइट डॉक्टर जमील, एक और आपकी एक थोड़ी सी एक असेसमेंट चाहते हैं, ब्रीफली अगर आप बता दें, क्या जंगें इसी तरह ही इन द पास्ट और इन द नियर पास्ट भी अगर आप सोच लें कि जंगें इसी तरह ही लड़ी जाती हैं जो कि इतनी इल प्लानिंग के साथ होती हैं? बिल्कुल ही लगता है इस जंग में तो लगता है दे डिड नॉट थिंक इट थ्रू, एंड गेम इनको नहीं पता था। अगर अभी हम नेटो का प्रेशर, यूएन की कॉन्डेमनेशन, दुनिया का इस जंग में हिस्सा ना लेना, आप यूरोपियन बहुत से मुल्क ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, मतलब थोड़ा सा ही देना उसमें साथ और उसके बाद कहना दिस इज नॉट आवर वॉर, ये ट्रंप ने क्या सोचा नहीं था या फिर ये उनकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये अपना हुर्मुज का बंद हो जाना, और अब लगता है तकलीफ सारी ये है कि किसी तरीके से उसको खोला जाए, ऑल्दो जंग से पहले तो वो खुली हुई थी, ये तो आपने जंग की तो उसने बंद किया। तो ये बहुत ही इल प्लानिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड अपेरेंटली, अमेरिका से क्या एक्सपेक्टेशन थी ये? बिकॉज ये लगता है कि ऐसी जंग हमने पहले कभी देखी नहीं है, और हालांकि ईरान इज बीइंग बैटर्ड इन द मिडल, बट ईरान फिर भी एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नजर आता है। इस हद तक इल प्लानिंग कभी देखी नहीं है, वरना अमेरिका जाहिर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है, अभी आपने भी तस्करा किया, तो उस लिहाज से उसको इस तरह अंडर एस्टिमेट हुआ क्या है, इसको मैं 3 स्टेप में और 30 सेकंड्स में बता देता हूं। हुआ ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन मुख्तलिफ थी, पेंटागन की रिकमेंडेशन मुख्तलिफ थी, लेकिन जो उस पर हावी हुआ वो 7 चक्कर जो लगे नेतन्याहू के, और उन 7 चक्कर में इजरायली लॉबी जो अमेरिका में फाल हो गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन मीरशाइमर की जो बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जेफरी सैच की आप देख लें, जॉन मीरशाइमर को देख लें, मैग्रार को देख लें, सारे यही बात कर रहे हैं कि वो इजरायली लॉबी हावी हो गई, जिसकी वजह से उजलत में फैसले किए गए, क्योंकि तखमीना ये लगाया गया था कि 2-3 दिन की बात है बस, और उसने फतेह हासिल करके आ जाएंगे, डिक्लेयर कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो वो नहीं हुआ, इसलिए इल प्लानिंग। जब अगर इदारों को अमेरिका में एट द टॉप पोजीशंस एट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेवल इजराइल ने अपनी लॉबिंग की हुई है, और ये तकलीफ अमेरिका में भी ये है ना कि हम एक्चुअली ये जंग इजराइल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमारा क्या है? अवाम को ये तकलीफ है, लेकिन उन्होंने जहां सेटिंग की होती है वो तो की होती है, और उसका इन्फ्लुएंस भी होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव अ गुड डे सर। अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे, और अबू धाबी पे हमने आपको बताया था हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी और एक और शहरी जो है वो जाँ बहक हुए। हम सिब्ते आरिफ से मालूम करते हैं, हमारे साथ ही हैं, यूएई में रहते हैं। सिब्ते आरिफ, यूएई में क्या सूरत हाल है अभी? जाहिर है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं है, लेकिन जंग की वजह से मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हैं? अभी भी कितने रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रोन्स एंड मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा सुबह बखैर, और आपको जंगी हालात से पहले हम यहाँ भी ये बताएं कि दुबई में गुज़िश्ता 5 रोज़ से मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर मुसलसल बारिशें, मुतवातिर बारिशें होती रही हैं। पूरे मुत्तहिदा अरब अमीरात की सूरत हाल है। उस वक्त भी जो है अभी हवा तेज़ चल रही है, और आपको आकब में यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हुई नजर आऊँगी। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं। यकीनन बहुत सारे फाइनेंशियल इदारे जो है वो बंद नज़र आते हैं। अलबत्ता स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं। अलबत्ता बहुत सारे स्कूल्स ने फ़िलहाल ये एप्लीकेशन हुकूमत को जमा करा दी है कि स्कूल दोबारा से खोल दिए जाएं। तो हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट्स खुली हैं, जैसे कि पहले भी खुली थी, वहाँ पर सामान वाफिर मकदार में मौजूद है। आपको ये बात बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से अब यहाँ पर बहुत सारे जो फ्रूट्स एंड सब्जियाँ हैं वो भेजे गए हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर बड़ी मकदार में जो है मार्केट से पाकिस्तानी जो फल हैं, सब्जियाँ हैं वो नज़र आती हैं। तो ओवरऑल हालात जो है बेहतरी की तरफ नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल एक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, तो न्यू नॉर्मल की तरफ हालात जा रहे हैं। अच्छा, न्यू नॉर्मल में एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, और एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट हद तक मामूल पर आ चुकी हैं?
जी, जहाँ तक फ्लाइट्स का आपने पूछा, फ्लाइट्स यहाँ पर वैसी तो नहीं चल रही जैसे कि आम हालात में यहाँ पे चलती थी। फ़ज़ाए हदूद कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, तो कंट्रोल्ड जो है वो एयर जो फ़ज़ाए हदूद का जो ऑपरेशन है वो जारी है। फ्लाइट्स यहाँ पर जो आम मुसाफिर भी जो है जो जा रहे हैं शेड्यूल फ्लाइट के साथ, तो उनको यही कहा जा रहा है कि सब्र का दामन जो है वो यहाँ पर हाथ में रखें, क्योंकि फ़्लाइट्स में ताख़ीर हो जाती है, कभी कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाती है तो फ़्लाइट्स को रोक दिया जाता है और उसके बाद रवाना की जाती है। तो फ़्लाइट्स का सिलसिला जुज़वी तौर पर यहाँ पर जारी है और इस सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम आपको ये बताएं ईद के बाद से वो इमरजेंसी की सूरत हाल जो मुसलसल मुतवातिर मैसेजेस आते थे, वैसे मैसेजेस अब आना कम हो गए हैं जो अलर्ट मैसेज आते थे। तो ओवरऑल हम आपको ये बताएं कि ईद के बाद से अब तक जो है मुख्तलिफ औकात में जो है 5 से 6 मैसेज आए होंगे अलर्ट के। तो ओवरऑल सूरत हाल यहाँ पर फ्लाइट्स के हवाले से भी और ज़िंदगी के हवाले से भी यहाँ पर मामूल की तरफ वो लौट रही है। अच्छा, सप्ताह लास्टली मुझे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, जिसकी सालसी में पाकिस्तान का नाम ज़र फहरिस्त है, इस हवाले से इमारात में किस हद तक लोग पुरुम्मीद हैं कि हो जाएगा मामला सेटल? जी, मुज़ाकरात के हवाले से हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर जब मुज़ाकरात की इतलात आई तो काफ़ी लोगों ने इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। ख़ास तौर पर यहाँ पर बिज़नेस से वाबस्ता अफराद हैं, वो जल्द से जल्द देखना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर अमन कायम हो, दुनिया में अमन कायम हो, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो, तो उनका बिज़नेस जो है वो जो मुतासिर हो रहा है वो यहाँ पर उसका खात्मा हो। और देखा जा रहा है इस वक्त बड़ी ताकतों की तरफ से कि ये कब अमन मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं और यहाँ पर अमन जो है जो बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं वो कब लौटते हैं। तो बड़ी मुस्बत यहाँ पर खबरों को लिया गया है कि जब यहाँ पर मुज़ाकरात की बातें आई और उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें यहाँ पर नशर की गई। गॉट इट, थैंक यू। आरिफ, सो बड़े रेजिलिएंट है वहाँ भी लोग और मैनेजमेंट भी बड़ी वैसे तो ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हम ले रहे हैं ब्रेक एंड वी विल बी बैक एंड वील टॉक अबाउट द वेदर एज वेल। अपेरेंटली पूरे मुल्क में आज कुछ बारिश और अभी सब बता रहे थे और दुबई में तो हो ही रहा है। यूएई में गुज़िश्ता 5 रोज से बारिश हो रही है मुसलसल। अच्छा, जरा शॉर्ट्स हम देख लेते हैं क्योंकि वाकई वहाँ शदीद किस्म की बारिशें हैं और ठंडर है और ये कल रात के विजुअल हैं बाय द वे। अच्छा, सो हमारे जो फैमिली और फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं वो हमें बता रहे थे कि बड़े अजीब व गरीब किस्म का एक सिनारियो बना हुआ है जहाँ बारिशें भी हो रही हैं, बीच में अलर्ट्स भी आ जाते हैं जब मिसाइल्स वगैरह हो रहे होते हैं, थंडर भी है, को बड़ा एक सिनिस्टर मूवी टाइप सिचुएशन बनी हुई है वहाँ। very much like a movie, yeah. So what? भाई बारिशों की क्या सूरत हाल रह सकती है इस्लामाबाद पिंडी में तो, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बताया जा रहा था यालाबारी का भी इम्कान है। पिछली दफ़ा यालाबारी में आपको पता है ना लोगों का कितना नुकसान हुआ था, पर्टिकुलरली गाड़ियों का। लाखों करोड़ों की अब गाड़ियाँ हैं, हाँ सोलर प्लेट्स का लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। सोलर प्लेट्स तो फिर भी बंदा चलें बर्दाश्त कर लें, गाड़ी का कौन नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। कराची में भी आजकल बाय द वे हल्के फुल्के जो है ना वो बादल हैं और महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। और कल भी कराची के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, हमने कल भी बताया था आपको कि हो रही थी, हवाएं भी चली, जिससे शहर का मौसम जो है वो खासा सुहाना हो गया। सुहाना था क्योंकि आप तो शहर से बाहर हैं, तो बताएं। हमारा तो होता ही सुहाना है। तो कहा जा रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, अलबत्ता अगले 2 रोज यानी हफ्ते और इतवार को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ सिंध के दीगर शहरों के अलावा कराची में भी बारिश मुतवक्के है। बास मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है, सो टेक केयर ऑफ योर कार्स, व्हीकल्स एंड योरसेल्फ टू। हाँ, माहिरीन का कहना है कि तेज हवाओं गरज चमक के दौरान शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। हालांकि इतना अच्छा मौसम होगा तो निकल भी जाएं थोड़ा सा, मतलब इतना क्या हो गया एम ही आप मतलब डरा के और उनसे मालूम करते हैं। उनीबा, आप किधर हैं इस वक्त? और वो जिन बादलों का हमने जिक्र किया नहीं, आपके ऊपर तो धूप ही हमें नजर आ रही है, लेकिन मौसम कैसा है जहाँ आप हैं? हुमा एंड अब्दुल्ला, मैं इस वक्त स्टार गेट पे मौजूद हूँ और इस वक्त तो खैर बादल नहीं है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। लेकिन हाँ, कल कराची का मौसम बहुत ही हसीन था और सुबह का जो आगाज़ हुआ था वो बारिश से हुआ था, लेकिन आज फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। लेकिन मौसम में हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, तो उतनी अच्छी बारिश के इम्कान रहते हैं। तो आज का दिन कदरे गर्म रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि हफ्ता और इतवार को कराची में सिंध के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है।
है इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं और कराची में भी कहा गया है कि यहाँ पर भी यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। पिछले सिस्टम में आपने देखा कि कराची में बहुत तेज़ हवाएं चली थी और उनकी रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़ायद रिकॉर्ड की गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कराची में तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन इनकी रफ्तार जो होगी वो 50 से 60 किलोमीटर या इससे ज़ायद भी हो सकती है। जबकि यालाबारी का भी कहा जा रहा है कि कराची के चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गरज चमक हमने पिछले सिस्टम में भी ज़्यादा देखी थी, इस सिस्टम में भी हमने ज़्यादा देखी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादातर मुतदिल शिद्दत की बारिश होगी और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। जबकि डिफरेंट ऐप्स जो इस वक्त मैं देख रही थी उसमें ज़्यादातर बताया जा रहा है कि संडे के दिन बारिश के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि बारिश कब होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 दिन बारिश के इम्कानात मौजूद है और हम देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरे मगरिबी हवाओं के जो सिस्टम है वो मुल्क पर असरअंदाज हो रहे हैं और कराची जहाँ पर बारिश बहुत ही कम हुआ करती थी, अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और अच्छी बारिशें भी हो रही हैं। बिल्कुल उनीबा, हम इस बात को नज़र नहीं लगाएंगे क्योंकि हम खामोशी से जी उनीबा, हम खामोशी से अपनी बारिशें जो है ना, हमें भी बड़ा अजीब लग रहा है कि कहाँ होती हैं बारिशें, लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू जिंक्स इट एंड यू आर वेरी राइट। मैंने ऐप खोली हुई है अपने सामने और संडे को 35% बारिश बताई जा रही है। 35% तो कोई खास नहीं होता वैसे। अच्छा ठीक है, अगर हमारे यहाँ हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा वैसे हमारी तैयारी कैसी है? हमें ज़रा सोशल मीडिया पे नज़र भी आ रहा था कि एमसी कुछ नाले वगैरह की सफाइयों में मसरूफ़ है और फिर पिछली बार क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी एंड एवरीथिंग, बारिश तो इतनी हुई नहीं थी और फिर वो बिलबोर्ड का गिरना और फिर काफ़ी तबाही हुई थी। बिल्कुल, और अभी भी मैं यहाँ पर देख रही थी कि बिलबोर्ड्स अभी भी मौजूद हैं। तो मैंने अपने कैमरामैन से भी कहा कि आप शहर पूरा घूम कर आएँ तो आपको क्या लगा कि बिलबोर्ड्स हटाए गए, तो उन्होंने कहा नहीं, बिलबोर्ड्स तो मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो राहगीर को होता है, वो बाइक राइडर्स को होता है। ये बिलबोर्ड्स बड़े ख़तरनाक होते हैं और तेज़ हवाओं में अचानक से गिर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको हटा चाहिए, बारिश हो या ना हो, लेकिन अलर्ट इस वक्त मौजूद है और जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज की एक इंडिकेशन है कि मौसम के जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं, उनकी शिद्दत भी बढ़ रही है। कराची में हमने ना तो इतनी तेज़ हवाएं देखी थी, ना ही इतनी शदीद गरज चमक हमने पिछले सालों में देखी है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी 90+। इस मरतबा कल तक तो अंजुम साहब कह रहे थे कि बारिश ज़रूर होगी लेकिन उतनी हवाएं नहीं हैं, मगर हर रोज़ ज़ाहिर है हर घंटे के हिसाब से प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शन चेंज हो रही है, फोरकास्ट। सो क्या बताया गया है इस दफ़ा भी हवाओं के लिए हम तैयार हैं? बिकॉज नुकसान हवा से हुआ था ज़्यादा, बारिश इतनी नहीं हुई थी, एज इन वॉल्यूम ऑफ द रेन वाज 55 मिलीमीटर और इवन लेस दैन दैट, लेकिन बिकॉज देयर वाज सो मच हवा उससे बहुत नुकसान हुआ। हलाकतें हो गई, मतलब याद है वो दीवार गिरी थी। जी हाँ, उन्होंने यही कहा है कि पिछले दिनों के मुकाबले में उतनी तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, लेकिन अगर अब्दुल्ला 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी हवा चलती है या 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी हवा चलती है तो आप देखते हैं कि उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। एक ऐसे शहर में जहाँ पे बिलबोर्ड्स बहुत ज़्यादा हों, पुराने दरख्त भी मौजूद हों और उनकी कटिंग भी ना की जा रही हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब बारिश के दिन होते हैं तो उससे पहले जो बड़े दरख्त होते हैं उनकी बाकायदा कटिंग की जाए, क्योंकि बारिश के पानी से वो हैवी हो जाते हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो उनके गिरने का ख़तरा रहता है। तो उस बार जो पिछली बारिश का स्पेल था उसमें भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 90 किलोमीटर या उससे ज़्यादा रफ्तार की हवाएं चलेंगी, लेकिन अचानक से हवा चल जाती है और माहिरीन कहते हैं कि प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी रफ्तार से हवा चलेगी। ये सारा डिपेंड करता है हीटिंग के ऊपर, जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी अपर एटमॉस्फेयर में, जितनी ज़्यादा हीटिंग मौजूद होगी और जितनी शिद्दत के थंडर सेल्स बनेंगे उतनी शिद्दत की हवाएं चलती हैं। गो कि यही है कि पिछले सिस्टम की तरह तेज़ हवा नहीं चलेगी, लेकिन इम्कान तो मौजूद है, तो हमें उसके हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। बाद में रोने से बेहतर है कि आप एब्सोल्युटली यू आर राइट जुनीबा, और होपफुली हुकाम जो है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी भी ये वार्निंग सुन रही होगी, हमारी भी सुन रही होगी कि इस बार थोड़ी सी तैयारी कर लें। माना कि हवा उस तरह नहीं फोरकास्ट हो रही, लेकिन बारिश हो रही है एंड देन वी हैव आवर इश्यूज इन कराची एज वेल। तो नालों की सफाई, अननेसेसरी बिलबोर्ड्स वगैरह, ये सब कुछ, मतलब पिछली बार तो दरख्त उखड़ गए थे, खैर दैट वाज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। खास तौर पर उन मकामात पे जहां तरक्याती काम जारी है, यू जस्ट नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड केयरफुल इन द स्टूडियो एज वेल, और हम सर्टेनली उस पे भी बात करेंगे। पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि पीएसएल के इफ्तिताही मैच जो कल हुआ है उसमें हैदराबाद किंग्समैन की इनिंग्स के दौरान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की बॉल जो थी वो you have to see this to see स्टंप्स को जाकर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। यही तो सारी बात है। ये विजुअल जो है ना किसी गोंद के इश्तिहार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि किसी ने लगा दी थी, चिपकी हुई थी कि बॉल लगा, हारिस रऊफ की गेंद लगी लेकिन बेल्स नहीं हिली। तो अब गेंद जो है ना वो हसन खान के बैट और फिर स्टंप से लगकर दूर चली गई। हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ी जो है वो हैरत से देख रहे, वो चेक करना स्टार्ट हो गए कि इधर हो क्या रहा है। तो ये दिलचस्प वाकया जो था ये इनिंग्स के 10वें ओवर में पेश आया और ऐसा हो जाता है। देखिए जरा फुल स्क्रीन पे देखें, लेट्स वॉच दिस टुगेदर।
So they see he's like stunned. He's stunned के हो क्या रहा है? सोच रहे होंगे कि यार ये किस्मत जो है ना क्या चल रही है मेरी। ये कभी कभार हो जाता होता है। We have seen this in the past as well. और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सारे खड़े हो गए फिर आके ना उसके इर्द गिर्द के देख रहे हैं कि इधर हुआ क्या है। कुछ फूक रहे होंगे ऊपर। सी उसकी लाइट भी ऑन हुई है। अब्दुल्ला, did you see that? बेल्स हटा के भी उन्होंने देखा है कि ये चिपके हुए हैं कि क्या किसी ने। So yeah. This is what you call like hard luck. You This know, is nothing what you can call nothing hard can luck. be done about it. This is how it is. Okay, now let us introduce our guest in the studio. लेकिन पहले उससे आपके बता दें कि कराची में कल एक्सपो सेंटर पर आलमी मुशायरा बराए अमन आलम होने जा रहा है और मुशायरे में मुल्क और बैरून मुल्क के मारूफ शोरा जो हैं वो शिरकत भी कर रहे हैं। कुछ नाम लें जिसमें इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, जिसमें होंगे पीरजादा कासिम हैं, अनवर शहूर हैं, अब्बास ताबिश हैं, वसी शाह हैं और जो नाम आपके जहन में आ रहा है वो तमाम ही लोग यहाँ मौजूद होंगे। मुशायरा रात 8 बजे शुरू होगा जिसमें शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त रखा गया है। हर साल हम इसका तस्करा भी करते हैं। हज़ारों लोग उसमें मौजूद होते हैं। मतलब नशिस्त होती है, पान होता है, शायरी होती है, माहौल होता है। सो यू नो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टाइम अराउंड एज वेल। कमिश्नर कराची सैयद हसन का कहना है कि कराची इंतजामिया आलमी मुशायरे की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। सिक्योरिटी एंड पार्किंग एंड वो जो सारे इश्यूज बन जाते हैं ना, सब ठीक होगा। सो यू कैन गो ओवर देयर, लेट्स टॉक अबाउट इट। और साथ ये भी तो दिखा देना। लेट अस टॉक अबाउट इट। हाँ जी, ये बिल्कुल हर साल हर दफ़ा ही शाया होती है। इसके मुंतज़िम आला महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, हर साल आप आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, बहुत शुक्रिया। और माशाअल्लाह हर साल पिछले साल से बड़ा ही होता जा रहा है आपका मुशायरा। सो बताइए, इस मरतबा अमन आलम की थीम रखी है, ज़ाहिर है मौजूदा हालात का तकाज़ा भी है। थीम है वैसे तो। सो क्या है ख़ास बात इस मरतबा आपके मुशायरे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और जियो का। देखिए ये 31वां मुशायरा है। इससे पहले सिर्फ सागनाने शहर कायद के नाम से मुशायरे होते थे, लेकिन इस वक्त की मौजूदा हालात में इसका नाम अमन आलम मुशायरा रखा गया है। इस वक्त भी पाकिस्तान के जितना शोहरा इकराम हैं और दुनिया से वो जो है ना इसमें शरीक हो रहे हैं। ख्वाह वो इफ्तिखार आरिफ साहब हों, पीरजादा साहब हों, अहमद सलमान हों, यूके से जो है फ़ायका आ रही हैं, डॉक्टर रबाब तबस्सुम जो है इस्लामाबाद से, वसी शाह साहब जो हैं ख़ुद आ रहे हैं, शकील जाजिब आ रहे हैं, यहाँ से जावेद सबा हैं, अहमद सलमान हैं और महमूद शाम साहब हैं। ये तमाम लोग जो है ना वो आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पता है हर साल हम एक दुनिया की तारीख़ में ये पहली दफ़ा है कि हम एक नौजवान बच्चों का मुशायरा करते हैं। ओह वाह। परसों हमने किया, उसमें कराची शहर के 45 नौजवान लड़के और लड़कियां थे। और आपको हैरत होगी कि ये भी दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा होता है कि वो बच्चे अपना कलाम पेश करते हैं। और स्टेज पे महमूद शाम साहब थे, अनवर शहूर साहब थे, डॉक्टर पीरजादा साहब थे, खालिद इरफान जो मज़ाहिया के सबसे बड़े शायर हैं वो थे, अख्तर सईदी थे, वज़ाहत नसीब। 8 लोग जो तो ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा ऑनर है कि ऑनर्स की बात होती है कि वो आते हैं, 2-2 गज़लें सुनाते हैं, नज़में सुनाते हैं, चले जाते हैं। फिर उसमें से हर साल हम 2 से 4 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको हम आलिम मुशायरे में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो एक नर्सरी जो है ना वो आ रही है। इसमें एक प्लेटफॉर्म आप उनको फराहम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हैं वो उनका बड़ा रोल होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के तमाम वाइस चांसलर्स इसमें ऑन बोर्ड हो जाते हैं। कराची की इंतज़ामिया, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी, मेयर और कमिश्नर, ये सब तो ऑन बोर्ड होते हैं। जो मौजूदा गवर्नर हैं निहाल हाशमी साहब, वो भी पहले हमने अक्सर ही देखा है वो भी पिछले 10-12 साल से वो हों या वक़ार मेहंदी साहब हों, हमारे सरमद भाई हैं। ये जिन लोगों को भी इसमें अदब से थोड़ा सा लगाव है वो एक रात जो है ना 10 बजे आते हैं और सुबह 4 बजे जाते हैं। और वो हर साल यही होता है कि पूरा शहर जो ये कहता है जी मुशायरा कब हो रहा है। इसका देखिए असल तो चीज़ आपके इल्म होगा कि ये मुशायरा जो है हम 22 मार्च की रात को करते थे, लेकिन ये बारिशें और टाइम जो है ना उसकी वैसे ही आगे पीछे होता चला जा रहा है। हवाला इसका वही है 1940 की करारदाद पाकिस्तान जिस दिन पेश हुई थी वो इसका हवाला है। मैं और मेरी पूरी टीम के लोग हैं, पीरजादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब हमारे बानी हैं, इसके सरपरस्त आला भी वही हैं, उनकी गाइडेंस पे हम काम करते हैं। हर साल ही मैं इफ्तिखार भाई को और इन सबको डेटे में 1 साल पहले देता हूँ। 1 साल पहले हम एक्सपो से डेट लेते हैं और 1 साल पहले इनको देते हैं।
इस बार ये ज़रूर हुआ है कि जंग के हालात की वजह से कुछ ये जो शोरा इकराम बाहर से आ रहे थे वो कम हो गए। हालात ही ऐसे थे कि भी अभी तक, लेकिन कुछ लोग तो कल रात को पहुंच गए, यूके से पहुंच गई हैं, फ़ायका गुल हैं वो पहुंच गई हैं, यूएसए से नूर अमरूही साहब हैं वो पहुंच गए हैं, और भी तमाम लोग जो है ना। कुछ लोग क्या वीडियो लिंक पे भी आपको ज्वाइन करेंगे? हम नहीं करते, हमें मेरा एक अपना वो है। वैसे हम भी आप ही की तरह हैं इन द सेंस कि जो वहाँ बैठ के मजा है वो वीडियो लिंक पे जब तो मेरे उस तरह लोग नहीं है। जिनकी उम्र 75 साल होती है ना इस शहर के, जी, अब वो जब आते हैं ना उनके लिए हम ख़ास तौर पे गाँव तकिया लगाते हैं, नीचे बैठने का इंतज़ाम करते हैं, पूरा एक एटमॉस्फेयर जो है वो बनता इससे है। पहले तो हमारे बुजुर्ग मुशायरा उसमें करते थे, आज हम कुर्सियाँ लगा। अच्छा महमूद साहब अटेंडेंस बताएं, मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और हर साल आप बकौल, मैं तो नहीं कहता, शोरा इकराम कहते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब और सहर अंसारी साहब और जो दुनिया के जो बड़े शोरा इकराम वो कहते हैं कि दुनिया में किसी जगह इससे ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती। ये मैं नहीं और अप्रिशिएटिव ऑडियंस। और ऐसे कई वाक़यात हैं कि पिछले एक मैं वाक़या आपको शेयर करूं। राजेश रेड्डी साहब इंडिया से आए, मेरे लड़कों का ज़ौक़ और शौक़ देखिए, आए स्टेज पे आए, उन्होंने मिसरा कहा और शेर कंप्लीट मेरे लड़कों ने किया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। उस आदमी के आंसू आ गए कि यह है कराची। तो इसमें तो वो लोग हैं ना, असल में तो बात यह कि हम अपने नौजवानों को इस तरफ लेकर आएँ। हमारे नौजवान, मुझे दुख होता है ये बात, मैं दरख्वास्त भी करता हूँ उनसे कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप लोग ये जो होटलों में चाय के जो बैठे हैं, भारत वो कारोबार है, लेकिन इस मोबाइल से निकलो, कुछ इस तरफ आ जाओ। पहले जो हमने मुशायरे शुरू किए थे, पहला मुशायरा हमारा नेशनल स्टेडियम में हुआ था, पहला 1989 में, और आप यकीन माने 40,000 अफराद थे और हम लोग सीढ़ियों में बैठ के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो वो ज़ौक़ और शौक़ ख़त्म हो गया ना। इंडो पाक का कोई ऐसा शायर आप नाम लेते जाइए जो इसमें ना आया। अच्छा मुझे बताएं, ज़ौक़ और शौक़ ख़त्म हुआ है और शायरी का मयार क्या पहले की निस्बत बेहतर हुआ है या उसमें भी फ़र्क आया? देखें बात ये, जो हमारे अभी जो 4 दिन पहले मैंने मुशायरा किया, एक छोटा सा मुशायरा था, 200-250 लोग थे, लेकिन इन लड़कों को सुनने वाले लोग थे। उस पर मेरे महमूद शाम साहब और अनवर शहूर साहब और पीरज़ादा साहब, खालिद इरफान, इन लोगों ने कहा कि ये तो इन लोगों को मौक़े नहीं मिल रहे, ये तो क्या क्या शेर कह रहे हैं इसके अंदर, क्या क्या शेर कह रहे हैं। इसी में से डॉक्टर पीरज़ादा कासिम पैदा होंगे, इसी में से महमूद शाम और अनवर शहूर पैदा होंगे। आप वो नर्सरी ख़त्म हो गई ना हमारी। एक ज़माना था वीडियो एपोलॉजी लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरियों में जाते थे, अब वो लाइब्रेरियाँ कहाँ रहीं? अब तो हमारी मोबाइल पे लाइब्रेरी आ गई ना। बिल्कुल ऐसा। हाँ, उस ज़माना था हमारी तरबियत होती थी ना कहीं बैठ के, लोग सलीम अहमद साहब के घर पे जाके सुना करते थे, लोग जो औलिया के साथ बैठ के सुना करते थे। आज क्या है, वो तो पुरानी चीज़ें इसमें सुन रहे, तो वो ज़ौक़ व शौक़ ख़त्म होता जा रहा। लेकिन मेरी और मेरी तंजीम की कोशिश यही है कि हम इसको और जितना आगे लेके जाएँ जलाते रहें, और इंशाअल्लाह कल कुछ लोगों को ये परेशानी है, ये बारिश होगी तो क्या होगा, आप इससे पहले और नहीं मैंने उसका इंतज़ाम अल्टरनेट करके रखा हुआ है। क्या सर? हमने अंदर का भी इंतज़ाम कर लिया कि आज रात तक देखेंगे, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बारिश होगी तो ठीक है, उसको तो अंदर से फ्री है, हस्बे मामूल बिल्कुल फ्री है, पार्किंग की सहूलत मौजूद है। अच्छा एक दफा दोबारा बात आते, कल रात 8 बजे एक्सपो सेंटर, यू नो वेयर टू बी इफ यू आर इन कराची, एक्सपो सेंटर पहुंच जाए। ये है कि हर सूरत में रिक्वेस्ट है अहले कराची से कि शनाख्ती कार्ड, जी वो तो है ही है, शनाख्ती कार्ड साथ लेके आए। महमूद अहमद खान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन, बिकॉज़ मौसम तो लगता है हर जगह ही बड़ा सुहाना और बड़ा ज़बरदस्त है। हाउएवर अब्दुल्ला इज सो बिजी इन रीडिंग ऑल द शायरी। वो सुनाए ना जो लास्ट वाला आपने सुनाया था? कौन सा? हमारे अपने वजी सानी साथी हैं, वजी का शेर है भाई। जिए कम थे कि मरना पड़ रहा है, नया एक जख्म भरना पड़ रहा है, मोहब्बत से बिगड़ती जा रही है, नजरअंदाज करना पड़ रहा है। अच्छा, वेरी नाइस वजी, रियली गुड, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू बिजनेस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है ताकि समथिंग शुड चेंज। कराची में स्ट्रीट क्राइम का रोना हम दिहाइयों से तो ऑब्वियसली रो ही रहे हैं, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि आप बसों और वैगन्स में भी महफूज नहीं, और डाकुओं ने कल मेडिकल कॉलेज की तालबात की पूरी वैन ही लूट ली। कैन यू इमेजिन? मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं बीच में और पूरी वैन लूट ली। यू नो आउटस्कर्ट एरिया नहीं है ये, कहाँ हुआ है ये? बहादुराबाद में, व्हिच इज लाइक द मिडल। और पुलिस के मुताबिक जना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबात स्टूडेंट्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स सारी सवार थी इसमें। इसी दौरान 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान वैन में दाखिल हुए, असलहे के जोर पर तालिबात को यरगमाल बनाया,
मुल्ज़िमान ने, ज़ाहिर है बच्चियों के पास किसी को कोई अंगूठी होगी, कोई चेन होगी, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ तो पहना ही होता है, कोई ज्वेलरी पहनी होती है बच्चियों ने, फिर टेलीफोन तो होते ही हैं। तालिबात के मुताबिक वारदात में 3 मुल्ज़िमान मुलव्वस थे। हमेशा की तरह पुलिस रिवायती दावा कर रही है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया, बट दिस शुड बी अनएक्सेप्टेबल। ये हरासमेंट भी है, ये दहशत फैलाना भी है, मतलब अभी तो ये चोरी करके गए विच इज ऑल्सो बैड, लेकिन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। तो ये आपको बता दें, रवां साल के सिर्फ 2.5 महीने के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की 11,525 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं रिपोर्ट। लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, पहले तो बताएं कि उस दिन जब हम आपसे बात कर रहे थे और एक ईगल ने आपको अटैक किया और you got really hurt. How are you feeling now? Injured rather. बेहतर हूँ मैं, और मैं लाइव पेपर दे रहा था 2 रोज कबल ही, और इसी दौरान जो है वो ईगल ने हिट किया, लेकिन काफी बेहतर हुआ मैं। हाँ, बिकॉज इट इज वो इतनी तेज आया और आपके सर पे अपना पूरा पंजा मार के चला गया कि हमें लाइव तो उस वक्त महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जाहिर है जब स्लो मोशन में हमने वो विजुअल देखी, दिखा सकते हैं हम? Do we have that? हाँ, हम दिखा रहे हैं वो सीन जब वो उनको हिट, हाँ ये वाला था, ये हुआ था, ये उस दिन के हैं। और ये देखें किस तरह ये कितनी कोई खतरनाक बात ये हुई है काशिफ। सो वी फील वेरी सॉरी अबाउट इट, लेकिन गुड टू नो दैट यू आर ऑल राइट। हाउएवर, ईगल ऐसे लोगों को अटैक कर देता है। कव्वों का तो हमने सुना हुआ है कि अगर आप कव्वे को तंग करें तो वो आपके पीछे पड़ जाता है, लेकिन दिस इज काशिफ आपको कोई स्टिचेस वगैरह तो नहीं आए होपफुली इसके बाद? नहीं, बेहतर हूँ मैं, और मैं इस तरह की स्पॉट भी खड़ा था और अचानक से ईगल ने आया और मुझे हिट किया है, लेकिन अब मैं काफी बेहतर हूँ। और आप उसी स्पॉट पे दोबारा आके खड़े हो गए हैं। हम आपके लिए परेशान हैं, लेकिन मैंने कुछ एहतियाती तदबीर अब इख्तियार किए हैं कि अब कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट ना हो। आपने साथ में किसी को खड़ा किया, किसी को डंडे के साथ खड़ा किया? ऑलराइट, ओके काशिफ, कम टू। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये हैदराबाद में मतलब दिस इज इनसेन। क्या बस स्टॉप पे खड़ी थी, कॉलेज के बाहर पार्किंग में थी, कैसे ये घुसा है मुल्जिमान? देखिए, कॉलेज के बाहर ही पार्किंग के करीब खड़ी थी, और ऐसा लगता है कि जैसे इस बस की या इसकी रूटीन की जो है वो रैकी की गई हो। 3 मुल्जिमान थे मोटरसाइकिल सवार, उनकी जानिब से इस बस के अंदर दाखिल हुआ और बड़ी तसल्ली से जो है वो ये वारदात की गई है। इस वाक़े का जो मुकदमा है वो न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया, और मुकदमे का अगर आप मतन पढ़ेंगे तो बहुत ही अफसोस होता है कि उसमें इतनी तफसील से बयान किया गया और ये बताया गया कि 3 लड़कियों से जो है वो वारदात हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मुकदमा है, ये जो इस बस का ड्राइवर है अब्दुल रहमान, उसकी मुद्दत में हुआ, और उसमें ये बताया गया है कि एक लड़की से बाकायदा तौर पर चेकिंग के दौरान जो है वो एक गोल्ड की जो चेन है वो ली गई, 2 लड़कियों से जो है मोबाइल फोन जो है वो छीने गए, और इसी तरह एक लड़की का जो पर्स है जब वो लेकर जाया गया तो लड़की की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उस पर्स के अंदर जो है वो 8,000 के करीब रकम मौजूद थी। ये वारदात रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और बहुत जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि ये बस रोजाना की बुनियाद पर यहाँ आती थी। ड्राइवर की जानिब से बताया जा रहा है कि अचानक से ये बस यहाँ मौजूद थी, और इसी दौरान जो है वो 3 मुल्ज़िमान जो कि जिनके पास वेपन मौजूद था, और वो इस बस के अंदर दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद उन्होंने तसल्ली से लूटमार की। लूटमार करने के बाद यहाँ से जो है वो फरार हो गए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। नहीं, तो ये क्या जो 3 मुल्ज़िमान थे काशिफ, वो क्या यंग लड़के थे, क्या था? मतलब थोड़ा सा तो कोई हुलिया शुलिया बताई दिया होगा। कवर्ड मास्क पहना हुआ था, नहीं पहना हुआ था, क्या था? बिल्कुल, इनमें से जो है वो बाकायदा मास्क भी पहना हुआ था, और FIR में ये भी बताया गया है कि कैब भी इस्तेमाल की गई थी, और जो उम्र है इनकी, वो ड्राइवर की जानिब से जो बयान दिया गया उसमें ये बताया गया कि 25 से 30 साल के जो है ये लड़के 3 वो लगते थे, और एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। देखिए, इस पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि एक ही मोटरसाइकिल पर आना और फिर बड़े आराम से इस वारदात को अंजाम देना, और वारदात करने के बाद यहाँ से फरार हो जाना। अब तक देखिए, अब तो CCTV कैमरे भी हैं, तो मुकदमा तो दर्ज हो ही जाना है। मतलब मुकदमा इज द बेयर मिनिमम के दर्ज हो जाना है। और फिर ट्रिपल सवारी हो रही है, मतलब डबल सवारी तक तो ठीक चले होंगे, ट्रिपल सवारी पे तो पाबंदी भी है। कोई CCTV फुटेज निकल आई, कहां से उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो गई, क्या हुआ? नहीं, अब तक CCTV फुटेज भी अब्दुल्ला नहीं निकली है, और जो मुकदमा दर्ज किया है
रिवायती मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं हुई है। तीनों जो मुल्जमान हैं उनकी निशानदही जो है वो ड्राइवर की जानिब से बाकायदा ये बताया गया है कि अगर वो उनको देखेगा तो वो पहचान लेगा। पुलिस यकीनी तौर पर कोशिश कर रही होगी, लेकिन कोई खातिर खा कोशिश जो है वो उनके सामने नहीं आई है। तीनों लड़कियों का बयान भी ले लिया गया है जिनसे ये वारदात हुई है और उनसे भी तफसीलात हासिल कर ली गई है। उनकी जो मोबाइल के सिम्स हैं, व्हाइल वी आर स्पीकिंग टू यू, हम वो जगह भी दिखा रहे हैं, मतलब इतनी बिजी स्पॉट है। सेफ सिटी का हम इतना जिक्र करते रहते हैं, अपेरेंटली मतलब अभी तक फाल नहीं है। डेफिनेटली यहाँ होंगे कैमरास वगैरह लगे होंगे। शुडंट बी सो डिफिकल्ट अगर कोई पुलिस इंटरेस्ट ले इसमें और फौरी इंटरेस्ट ले ताकि कुछ हो। अच्छा, साथ साथ हमने काशिफ ये भी बताया कि ऑलरेडी 2-2.5 महीने में 11,000 से ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं। उनके बारे में क्या हो रहा है? इतना बड़ा मतलब दिन में कोई कितनी होती होंगी कि 2.5 महीने में इतनी हो गई? बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता साल का हमने रिकॉर्ड निकाला था तो 40,000 के करीब वारदातें हुई थी और अभी सिर्फ 2.5 महीने के अंदर जो है वो 11,000 प्लस वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो गई है, जिसमें जिसका फिगर आउट जब हम करते हैं तो ज्यादातर बल्कि वारदातें जो है वो मोबाइल फोन छीनने या चोरी होने की है, इसके साथ मोटरसाइकिल छीनने या चोरी होने की है। देखिए प्रॉब्लम ये भी है कि ये वारदातें जब होती हैं तो ये चीजें जाती कहाँ हैं, ये मोबाइल फोन जाते कहाँ हैं, ना किसी को ये अब तक पुलिस इसकी छानबीन कर चुकी है, ना ही अब तक ये पता चल सका है। जब भी हम पुलिस से पूछते हैं कि जो मोटरसाइकिलें शहर से चोरी होती है या गाड़ियां चोरी होती है ये जा कर रही हैं, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि वो सूबे का बॉर्डर क्रॉस करती है और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चलता और वहां से जो है वो उन्हें जो है खोल कर बेच दिया जाता है। काशिफ, आपसे बात करते हुए हमने इतनी वीडियो साथ चला दी हैं जिसमें मतलब आराम से तसल्ली से वैनें लूटी जा रही हैं, मोटर बाइक्स में मतलब चोरी क्या कहेंगे तो छीन रहे हैं साथ साथ, और इतनी वीडियोस हैं कि हम लिटरली 2 घंटे गुजार सकते हैं यही दिखाते हुए, एंड येट के पकड़े नहीं जा रहे। ये वीडियोस मौजूद होती हैं लेकिन किसी का सुराग लगता भी है। मतलब क्या है पुलिस का सक्सेस रेट इन गेटिंग हैंड्स ऑन दीज मुल्जिमान? देखिए जब कोई बड़ी वारदात होती है पुलिस की जानिब से एक नई हिकमत अमली जाहिर कर दी जाती है। कहा यह जाता है कि हमने सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं। अब तक शहर में 1200 से 1400 कैमरे लग चुके हैं और इनसे कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो वारदातों को भी रोका जाए। फिर ये भी कहा जाता है कि फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम, हम माजी में भी मुतादिद बार ये बता चुके कि इन सीसीटीवी की मदद से जो मुल्जमान हैं उनके चेहरे वाजे होते हैं, फिर उनको एक फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसमें डाला जाता है, वहां से उनकी शनाख्त सामने आती है, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो सामने आ जाता है, उनकी निशानदेही हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये वारदातें नहीं रुक रही हैं और हम ये भी जानते हैं और हम ये पूछते भी हैं कि जो ये सीसीटीवी फुटेज आती हैं और इतनी क्लियर सीसीटीवी फुटेज आती है फिर भी मुल्जमान नहीं पकड़े जाते। बहुत ही अजीब बात है। कुछ अच्छा, ई चालान हो रहे हैं अभी या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं और धड़ाधड़ ई चालान हो रहे हैं और अब तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि आपका चालान मुझे, अब तक यही हो रहा है कि आपका चालान मुझे आ जाता है, मेरा चालान आपको आ जाता है। मतलब जो पुलिस के पास ई चालान के हवाले से प्रॉपर मैकेनिज्म है उसको अब तक जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका काशिफ। थैंक यू भाई। ये मगर ये तो इसकी एग्जांपल सेट करें, जो बच्चियों की वैन लूटी गई है ना, इनको तो 11,000 और लुटे हैं इनको तो पीछे, उनको भी कुछ हुआ। ये तो मतलब ये तो और सच अ बिजी एरिया, हमने आपको वो जगह भी दिखा। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब बहुत बड़ी वारदात कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा कोई रेजिस्ट कर ले तो गोली चल सकती है। क्या असर पड़ा होगा? मतलब डू यू थिंक इट्स इजी फॉर गर्ल्स अराउंड अस इन आवर सोसाइटी कि वो बाहर जाएं, पढ़े लिखें? कितना चैलेंजिंग है हमारा माहौल और उसमें ये वारदातें भी हो रही हों तो बच्चियों के जहन पे कितना बुरा असर पड़ता है। 100%। एंड आई एम सॉरी, आई कांट गेट ओवर द फैक्ट कि देखें कितनी बिजी जगह पे ये हो रहा है, कि कितने एम्बोल्डन हो गए हैं ये लुटेरे कि दे कैन जस्ट एनीवे, वो ये भी नहीं ढूंढ रहे कि कोई गली हो कोई ना देख पाए तो हम वहां कर लें। वो कह रहे हैं कि हम फुल पब्लिक व्यू में करेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे भाई। सुनिए ये जरा बरतानिया में क्या हो रहा है। बरतानिया में गर्दन तोड़ बुखार वबा की सूरत अख्तियार कर रहा है, मेनिंजाइटिस। आवाम में बड़ी तशवीश पाई जा रही है, राइटली सो। दर्जनों अफराद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मुतासर हो चुके हैं। इस बुखार को आम वायरल बुखार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जाता है और होता भी है। हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि बरतानवी वजारत सेहत को गुज़श्ता हफ्ते बाज़ाब्ता अलर्ट जारी करना पड़ा। वबा से अब तक 2 अफराद हलाक हो चुके हैं।
बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के ईस्ट साउथ के इलाके वबा की ज़द में हैं, जिसमें कैंटबरी है और कैंट है, और अब तक 20 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि मुतासरीन की तादाद जो है ना वो डेफिनेटली बढ़ रही है, और ये बीमारी जो है ये वेप्स और मशरूबात के बर्तन शेयर करने और ज़्यादा अगर आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो तो उसके सांस से फैलती है एक्चुअली, जिस तरह सारी ये फैलती हैं। अच्छा, हमने ऑब्वियसली पता करना होता है, आपको पता है कि क्या हो रहा है उधर। सो वी स्पोक टू नुमाइंदा जियो न्यूज़ है यूके से सईद न्याजी, उनसे हमने और कुछ सवाल हमने उनसे किए थे पहले और फिर उन्होंने जवाब दिया। पहला सवाल तो हमने यही किया कि बरतानिया में जो मेनिंजाइटिस फैला है तो ये कितना संगीन मामला बनता जा रहा है और कौन से इलाके मुतासर हो रहे हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं, ये सब कुछ हमने पूछा और जवाब ये आया। जी, इन दिनों इंग्लैंड के साउथ ईस्ट के इलाके कैंट, जिसे कि गार्डन ऑफ रोज भी कहा जाता है, वहाँ पे मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार की जो वबा है वो फैली हुई है। और ये इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो कैंट यूनिवर्सिटी में नज़र आया है, जहाँ पर ज़ेर तालीम एक जो तालिबा हैं वो हलाक हो चुकी हैं। इसके अलावा वहाँ पर 6th फॉर्म की जो एक और स्कूल था वहाँ की भी तालिबा हलाक हुई हैं। गुमान ये किया जा रहा है और ख्याल ये जाहिर किया जाता है कि ये जो बीमारी है ये कैंटरबरी में वाक़ एक नाइट क्लब से फैली थी, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जमा थी और वहाँ पर किसी शख्स को ये मर्ज़ लाक था जहाँ से ये बीमारी फैली। और इसके सबब ना सिर्फ ये कि 2 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन इसका जो असरात हैं वो तकरीबन पूरे बरतानिया में महसूस किए जा रहे हैं और जो बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके तलबा जो हैं और उनके वालिदैन परेशान हैं। माहिरीन का ये कहना है कि ये जो बीमारी है ये वायरल नहीं है बल्कि बैक्टीरियल है, और इसका जो वायरस है वो इंसान के दिमाग और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो झली है वहाँ पर ये बैक्टीरिया की सूरत में मौजूद होता है। और इसके जो असरात हैं, बैक्टीरिया जो है वो किसी भी शख्स के नाक और गले में भी मौजूद होता है। वो उस शख्स को तो मुतासिर ना करे, लेकिन वो जब किसी महफिल में बैठता है या जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं और अगर वहाँ पे वो छींक मारे, किसी का बोसा ले या ड्रिंक शेयर करे तो उसे भी ये बीमारी लग सकती है। और ख्याल यही किया जा रहा है कि ये जो वहाँ पे नाइट क्लब से ये फैली थी इसके सबब ही लोग बड़ी तादाद में बीमार हुए हैं। अच्छा, हमने सईद साहब से पूछा कि बरतानवी हुकाम ने क्या हिफाजती इक़दाम लिए हैं ताकि ज़ाहिर इस पर काबू पाया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड अस। कैंट के इलाके में इस बीमारी के फैलने के बाद जो है तकरीबन 30,000 अफराद से रब्ता किया जा चुका है और जो हेल्थ हुकाम है वो इस हवाले से जो मुकामी स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 13,000 अफराद को एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं, जबकि उनकी वैक्सीनेशन भी की जा रही है। और कुछ अरसे के लिए जो क्लासें हैं वो भी ऑनलाइन कर दी गई थी ताकि जो है तलबा एक दूसरे के साथ जो दूर रहें, उन्होंने ये बीमारी ना फैले। लेकिन एक तशवीशनाक बात जब ये सामने आई है कि जो पहला केस अस्पताल में पहुंचा था उसके 2 दिन के बाद जो है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी को आगाह किया गया था, जबकि यहाँ के जो कवायद हैं उसके मुताबिक ये बात तय है कि जब भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो फौरी तौर पर जो है वो हेल्थ एजेंसी को आगाह किया जाता है ताकि वो जो उस शख्स के राब्ते में रहने वाले जो अफराद हैं उनसे रब्ता किया जा सके। इस हवाले से NHS पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वेस्ट स्टीटिंग, उन्होंने इस सूरत हाल को नाकाबिले बयान करार दिया है। उनका ये कहना था कि अगर जो है हेल्थ NHS जो है फौरी एक्शन लेता तो मुमकिन था कि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा लोग मुतासिर ना होते और लोगों को इससे बचाया जा सकता था। अच्छा, फिर हमने सईद साहब से ऑब्वियसली लोगों में भी एक पैनिक हो सकता है, तो उसके हवाले से हमने उनसे पूछा कि लोगों का क्या रद्द अमल है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है कि नहीं। सो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड अस। गो कि ये वायरस जो है सिर्फ कैंट में ही है फ़िलहाल, लेकिन जो बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तलबा को जो है ये आगाही दी जा रही है कि अगर उन्हें सर में दर्द महसूस हो, बदन में महसूस हो, रैश हो या उनकी गर्दन अकड़े या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फौरी तौर पर NHS से रब्ता करें, क्योंकि ये जो मर्ज़ है ये जानलेवा है और इसकी जो असरात हैं वो बड़ी ही देर पा होते हैं, क्योंकि उनकी ना सिर्फ ये कि समात, नज़र और जो गला वगैरह है वो तवील अरसे तक ख़राब रह सकता है। इंग्लैंड में 2024 और 25 में जो है तकरीबन 378 केसेस जो हैं मेनिंजाइटिस के सामने आए थे, जिसके बाद जो है 31 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। इसके जो असरात हैं वो तो कैंट में ज़ाहिर हो ही रहे हैं, लेकिन इसके असरात जो हैं इक़्तिसादी भी ज़ाहिर हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंट का जो एरिया है वहाँ पर कैंटरबरी कैथीड्रल भी है जहाँ पे इंग्लैंड भर के दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि जिस तरह कोविड के दिनों में जो है सन्नाटा छा गया था, वहाँ पर भी लोग जाने से खौफजदा थे, जिसके सबब जो है वहाँ पर बिजनेसेस भी बड़े मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो तलबा दीगर यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं उनके जो वालिदैन हैं वो भी सूरत हाल से परेशान थे कि ये
जो है क्या हो रहा है, लेकिन हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि इसके जो बड़े पैमाने पे इसके जो फैलने का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और लोगों को चाहिए कि वो अपने ऊपर नज़र रखें और अगर कोई भी अलामत ऐसी ज़ाहिर हो तो फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी मदद हासिल करें। स्ट्रेंज ना, तो ये सब कुछ वहाँ हो रहा है और पीपल नीड टू बी रियली केयरफुल बिकॉज ये सांस से नज़दीक बैठने से शेयर करने से कोई भी आप ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हो और ये वेप, तो वहाँ भी यही होगा कि लोग मास्क वगैरह पहने और ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग करें, मतलब और क्या किया जा सकता है। इट इज़ कंसर्निंग बहुत ज़्यादा यूके में यू नो वेपिंग इज वेरी एवरीवेयर एक्चुअली। और पाकिस्तान के बड़े फनकारों में से एक सर्टनली राहत फ़तेह अली ख़ान का नाम सर फहरिस्त है। ये 2-3 नाम ही हैं जो पाकिस्तान का फ़न, पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया में शोकेस करते हैं। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से टैलेंट की कमी नहीं है, उसे तो सामने आना ही है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान आइडल जैसे मज़ीद प्लेटफॉर्म्स अच्छे गाने वाले बच्चों के लिए मुहैया हों और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये बात उन्होंने कब की? आप देख तो रहे हैं ऑन योर स्क्रीन्स। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बरतानवी पार्लियामेंट में अपने बंगाली गाने की लॉन्चिंग के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे और ब्रिटिश एशियन आर्टिस्ट राजा काशिफ की मौसीकी में राहत फ़तेह अली ख़ान ने ये गाना जो है वो ब्रिटिश बंगाली आर्टिस्ट रुबाइयात के साथ मिलकर गाया है। सो या यू कैन यू नो लुक अप फॉर इट ऑन यूट्यूब, ऑन स्पॉटिफाई वगैरह। इनके बेटे भी जो अब गाते हैं वो भी इनके साथ थे वहाँ। हाँ, उन्होंने रॉयल अल्बर्ट में परफॉर्म किया था और यू नो ही इज मेस्मराइज्ड द ऑडियंस। ही इज रियली गुड। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अस्पताल, एक इदारा जिससे हमारी उनसियत भी है, लगाव भी है, क्योंकि ये काम ऐसा करते हैं कि आप कैसे रह जाएं इनसे अटैच हुए बगैर। ट्रू, और बड़ी हमने बहुत बार इसके बारे में बात भी की, आपको टूर भी करवाया है यहाँ का। NICVD की हम बात कर रहे हैं। NICVD ने अवामी खिदमत के शोबे में एक और बड़ा संगे मील जो है वो तय कर लिया है। पाकिस्तान में पहली बार यहाँ बच्चों में खासतौर पे दिल की धड़कन की बेतरतीबी यानी पीडियाट्रिक हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स का बिल्कुल मुफ्त इलाज शुरू कर दिया है। वैसे ही इलाज यहाँ मुफ्त होता है, बट इसमें नई चीज़ें लाना, न्यू टेक्नोलॉजी लाना, दैट इज़ कमेंडेबल। बड़ी तादाद में बच्चे इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कि बच्चे बार बार बेहोश होते हैं, सांस में उनको दुश्वारी है या दर्द जैसी अलामात महसूस हैं या खेलकर फौरी तौर पर थक जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें इसकी एक कंडीशन हो सकती है और डॉक्टर्स यहाँ 24 घंटे दस्तयाब रहते हैं। आप भी इस जदीद सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़कीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। आप लोग और आपकी टीम क्या काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अब तो नया OPD भी बन गया है 1.5 अरब की लागत से, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, अपने तय एक मिसाल है। ये जो रिदमिक डिसऑर्डर है बच्चों का, ये कितना कॉमन है हमारे यहाँ? शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा, आपने दावत दी। हमारे यहाँ एक्चुअली कॉमन उस वक्त हो जाता है जब पता चलता है। ये सारी चीज़ें पहले पता नहीं चल रही थी और ये बड़ी तकलीफदेह बात थी कि बच्चे क्योंकि अपने सिम्टम्स के बारे में नहीं बता सकते, तो इसलिए ऑल्दो वर्ल्ड ओवर ये एक रेयर फिनोमेना है, मगर जब किसी की बच्चे को कोई बीमारी होती है तो उनके लिए बड़ा मेजर इवेंट हो जाता है। और हमारे यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, हमारी इतनी है, फैसिलिटी नहीं है। अभी इस वक्त अगर मैं कुछ डेटा शेयर करूँ आपसे कि हमारे पास तकरीबन 3 साल से ये फैसिलिटी, पाकिस्तान का वाहिद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बच्चों का हमारे पास है। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है। तकरीबन अभी तक 450 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं, जिसमें से 60% पेशेंट्स जो हैं वो कराची से बाहर के हैं, KP के, बलूचिस्तान, पंजाब के। अच्छा, ये फैसिलिटी क्योंकि और जगहों पे नहीं है तो इसलिए लोग आते हैं। इन 450 बच्चों में तरीक़ेकार हमने ये रखा है कि वहाँ से हमारा टेलीफोन नंबर है एक डेडिकेटेड, वहाँ से डॉक्टर कांटेक्ट करते हैं, उन बच्चों की सारी हिस्ट्री सब लेके फिर सारी चीज़ें बेसिक वहाँ से करा के फिर यहाँ बुलाते हैं, ट्रीट करते हैं, देन बैक टू द सेम कंसल्टेंट कि वो फॉलोअप करें। एक तो ये है। दूसरे, शायद आप लोगों ने देखा हो, बड़े प्यारे बच्चे हैं हमारे ARY पे जो आते हैं ना,
वो एक उनका भाई पिछले साल उसकी सडन कार्डियक डेथ हुई थी। जी जी जी, उमर की, हाँ, ठीक है, ओके, अहमद शाह का भाई। जी जी जी, और उनकी 2-3 साल पहले जो है ना बहन का भी हुआ था। तो ये एक फिनोमेना है सडन कार्डियक डेथ का, जिसमें फिर चीज़ों को एवेलुएट किया जाता है। वो टेक्निकली मुश्किल टर्म्स हैं, तो उसको देखने के लिए बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सर होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब सिम्टम्स तो देखें बच्चों में अनयूजुअल से हैं। एज इट इज़ तो अगर कोई खेलने कूदने वाला है तो जल्दी थक जाता है, किसी को सांस हो जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं सारी। और फिर ये कि खाना पीना कम कर देते हैं। बच्चों का कार्डियक अरेस्ट मतलब हम सुनते थे पहले, ये है, ये देखें, यही, और जाहिर है वो बच्चे को सभी जानते थे, सभी प्यार करते थे, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दे। और बड़ा शॉकिंग वो थी। और हम चाह रहे थे कि उसके बाकी भाई बच्चे चेकअप कर जो है वो हमारे पास आ जाए, हम उनको एवेलुएट कर लें। हमारे पास पिछले 2 साल में जो है ना एक और फैसिलिटी ऐड हुई है जिसको हम MRI कहते हैं। MRI में इस तरह के पेशेंट्स जिनके अंदर हार्ट के मसल्स की डिजीज़ मौरूसी तौर पे होती है, वो फैमिलीज़ हमने डिटेक्ट की हैं। अच्छा। और उनके हमने रिकॉर्ड रखा है, फिर अब उनकी जेनेटिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करवाने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में जो है फिर आपको पता होता है कि ये वाला ग्रुप जो है यहाँ पे, और उसके लिए जो वर्ल्ड ओवर कोई ट्रीटमेंट इसका इलाज क्या है? मैनेजमेंट के अलावा इलाज है इलाज रिदम से रिलेटेड जो चीज़ें वो रिदम के लिए ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अलावा जो स्पेशलाइज किस्म के पेसमेकर हैं जिनमें ICD होती है वो लगाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वी डोंट वांट टू अलार्म द पीपल हु आर वाचिंग, हाउएवर ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएं। मतलब एक बच्चे का थकना, खेलने के वक्त थक जाना, मतलब जरूरी नहीं है यही वजह हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कब कंसर्न हो पेरेंट्स के हमें चेक कराना चाहिए। बच्चे जो है ना, आपको पता है कि वो मानते नहीं है, थकते भी नहीं है। अगर कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है तो फिर आपको अलार्मिंग होना चाहिए। अगर आपको भी लगे कि बच्चे तो थकते नहीं है तो मेरा क्यों थक रहा है, ये क्यों थक रहा है, या ये पहले खेलता था अब थक रहा है और अब इन्वॉल्व नहीं होता उस चीज़ों में। तो ये क्या ये पैदाइशी होती है या ओवर द टाइम डेवलप भी हो जाती है? और ओवर द टाइम क्या मतलब ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर पैदाइशी हैं, मगर कुछ हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट मसल्स वीक होते हैं, उनकी वजह से भी हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और भी चीज़ें बताऊं। इस वक्त पूरे रीजन में बच्चों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नहीं है, सिर्फ कुछ सेंटर्स टर्की में और कुछ मिडिल ईस्ट में वो कैटर कर रहे हैं। राइट। तो आप अंदाज़ा करें कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चों के ही एरिथमिया के लिए जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जिसको हम कहते हैं ना कि पहले किस तरह डायग्नोज करेंगे, वो हम तकरीबन 1.5 साल की उम्र के बच्चे का कर चुके हैं। ओह ओके। 4 साल के बच्चे को तो डॉक्टर अभी ICD कितने, आप कोई नंबर शेयर कर सकते हैं कि कितने बच्चों का इलाज हो चुका है? 450 450 फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान। तो और दूसरे ICD जो है ना हमने 4 साल की उम्र में लगाया है, और परमानेंट पेसमेकर हमने 5 साल की उम्र तो में। आपके पास से जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो क्या हो रहा था हमारे यहाँ? मतलब ये तो अभी 3 साल हुए हैं आपने बताया, and this is the only facility in the region. So what was happening before? Children were dying. आपको पता है चीज़ें जिस तरह आती जा रही है, एवोल्यूएट हो रही है, एवोल्यूशन के साथ फिर ग्रो कर रही हैं, पहले नहीं थी तो नहीं थी। और सर ये एवोल्यूशन के साथ ग्रो कर रही है, आपने इंटरेस्टिंग बात की है। मतलब पहले ये चीज़ें अब इतने यंग बच्चों में अगर ये डिटेक्ट हो रही हैं, क्योंकि हम नहीं एसोसिएट कर सकते, यंग बच्चा तो ठीक ही होता है, क्या हमें वैसे भी फीलिंग हो रही है कि अब बीमारियां जो हैं, हार्ट अटैक्स भी हैं, बड़े यंगर लोगों में भी होना स्टार्ट हो गया? व्हाट्स हैपनिंग टू अस? ये हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, हमारी डाइट्स हैं, हो गए या ब्रेन हेमरेज हो गए? हाँ, क्या हो क्या रहा है? देखें ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो हमारा जो हैबिट का कल्चर है बहुत बुरा है। लाइक एक्सरसाइज ना करना, आपका सोने का अंदाज सही नहीं है, आप अननेसेसरी जो है ना रात को जाग रहे होते हैं, आपको वॉकिंग का ट्रेंड ही नहीं है कोई, आपके पास खाने के हैबिट्स बहुत बुरे हैं, और ये सारी चीज़ें फिर मिलके आपको ख़राब करती हैं। इसीलिए अगर आप देखें दुनिया के वो चंद ममालिक में है पाकिस्तान जिसमें यंगर एज ग्रुप में डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल। और वो डायबिटीज़ और हार्ट अटैक चोली दामन के साथ। अच्छा, सोने का अंदाज सही नहीं, मतलब हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, या पोस्चर आल्सो मैटर्स? पोस्चर भी मैटर करता है, मगर अंदाज से बात ये है कि हमारे यहाँ ये मोबाइल जो है ना कल्चर,
इसने बड़ा अजाब किया। सर ये तो पूरी दुनिया में ही है मोबाइल कल्चर। अगर आपको हमारा बहुत पूरी दुनिया में साइकिल भी चलाते हैं और पूरी दुनिया में जो आपके जो वर्जिश भी करते हैं स्टेशंस हैं वो दूर हैं, ये चिंची और मोटरसाइकिल और पीपल वॉक टू द walk. यस ये दैट्स चीज़ राइट। है और लोग अपना केयर करते हैं, उसी की वजह से लॉन्ग टर्म में उनके ट्रेंड्स जो है ना बेहतर हुए हैं डिजीज़ के। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है जिसमें हम ये रिदम के डिस्टर्बेंस को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, इसके लिए एक बड़ी फैमिली है, उन्होंने अपने बच्चे को बॉस्टन साइंटिफिक अमेरिका भेजा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी के लिए। आपको पता है उनका कितना खर्चा हुआ? फॉर डायग्नोसिस 3 करोड़ रुपए। हाय हाय। ठीक है, और NICVD में कितना होता है? मतलब मुफ्ती होता है? फ्री। तो फ्री है। ये आप इससे अंदाजा करें कि सर्विस कितनी बड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहना है also point out another thing. I would like to take this opportunity to request all the people who are watching this right now, ये मुफ्त इलाज ऐसे नहीं मुफ्त होता है, इसके पीछे पैसे लग रहे होते हैं। जाहिर है गवर्नमेंट एक डोनर है, मेन गवर्नमेंट एक डोनर है, और जाहिर हम ये बात मेंशन भी करते रहते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कार खैर, लिटरली इससे बड़ी आप क्या किसी के लिए सर्विस कर सकते हैं कि आप ज़िंदगियां बचाएं, आप बच्चों के लिए उनकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। गिव योर डोनेशंस टू NICVD। बिकॉज हम रमज़ान में भी ये बात करते रहे और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और अस्पताल और बहुत कुछ आपके सामने रहे हैं, लेकिन ये भी NICVD इज़ अ डिजर्विंग प्लेस जहाँ आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक फाइनल बात, बच्चे जो है ना आजकल बड़े ओवरबर्डनड हैं बाय स्कूल का काम, होमवर्क, बड़े प्रेशर्स हैं, मतलब इतना कुछ और मोबाइल उनका भी, और हम बच्चों को अपने बचपन से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। वी रियली हैड द टाइम टू गो आउट एंड प्ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह हमारी जिंदगी का हिस्सा होती थी, अब नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि देखें हमें कुछ चीज़ें अपने लेवल पे करनी है, कुछ इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, मगर मेजर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट के लेवल पे है। हमें याद है, हम भी कोई बहुत पुराने नहीं हैं, हमारे स्कूल में फुटबॉल ग्राउंड था, हॉकी ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड था, एक पीरियड हमारा स्पोर्ट्स का होता था और शाम को मैंडेटरी था, हम लोग साइकिल पे आते थे स्कूल हॉकी खेलने। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब 200 गज के बंगले में जो है ना वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के स्कूल जो है ना उन्होंने 200 गज के बंगले में किया हुआ। ये बड़ी तकलीफ बात है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, राइट, और इसी से फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। लास्ट में मैं 2 चीज़ें आप फर्दर बताऊँ जी जी, कि जो ये काम है इसको देखते हुए जो इसमें सारा रोल जो है ना सिंध गवर्नमेंट का है। अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसके लिए हमने जब भी कोई चीज़ की है सिंध गवर्नमेंट से डिमांड, उन्होंने हमसे इफ एंड बट्स नहीं किए, कभी भी नहीं चाहिए कितने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने हमें फेवर किया है। और इस चीज़ को देखते हुए कि एरिथमियास की बहुत प्रॉब्लम है, एडल्ट में भी हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, इसकी पोजुलेशन हो रही है। तो हम जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्डियक एरिथमियास जो है ना कार्डियो में बना रहे हैं। और उसके लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी में स्लो फास्ट सारी चीज़ें हैं, मगर एक है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, VT वगैरह, उसके लिए एक स्पेशलाइज किस्म का टेस्ट होता है और फिर उसके बाद वो जहाँ से फोकस होता है उसको हम एब्लेट कर देते हैं। वहाँ तक तो बात आ जाती है, मगर अगर वो वहाँ से भी एब्लेट नहीं होता तो उसके लिए फिर आपको साइबर नाइफ के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में लास्ट डिच एफर्ट फिर वहाँ से करके उसको एब्लेट करना। काम बड़ा महंगा है मगर हो जाएगा। और चूंकि सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है तो हमने फ़िलहाल इरादा किया है कि हम 400 केसेस के लिए थोड़ा सा डिमांड करेंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा चीज़ें रोल ओवर होंगी तो आगे फिर चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि किसी एक आदमी की भी आप जान बचाते हैं या क्वालिटी ऑफ केयर बेहतर करते हैं तो बस समझ ले कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। और इसके लिए सदका जारिया जो सिंध गवर्नमेंट का है उसको हमें अप्रिशिएट करना। जी बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर सगीर, थैंक यू सो मच। अक्सर बात करते हैं, ज़ाहिर है हुकूमतों पे तनकीद भी होती है। सिंध में जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड अदरवाइज भी पब्लिक सेक्टर में हेल्थ पे जो काम हुआ है ये अपनी मिसाल, और हम हमेशा मेंशन करते हैं हेल्थ का खास तौर पे हो, चाहे वो सियाग हो, चाहे NICVD हो या फिर गम्बर्ट इंस्टीट्यूट हो, मतलब ये काबिल ज़िक्र ये। अच्छा, यहाँ हमने इतनी लंबी सेहत के हवाले से की है। PSL के हम बात करेंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का 11वें एडिशन में पहले ही मैच में शानदार फतह अपने नाम की है। कलंदर्स ने इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को
69 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। और लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग में 6 विकेटों पर 199 रन बनाए। फखर जमान अगेन वाज ग्रेट और हैदराबाद किंग्समैन के बैटर हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम रहे। 130 रन पर पूरी टीम उनकी आउट हो गई। कलंदर के ओपनर फखर जमान 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर नुमाया रहे। हाउ डिड यू, ये सब कुछ तो ठीक है, हाउ डिड यू लाइक द आइडिया ऑफ spectators not being there? मुझे थोड़ा सा फीका तो है, मुझे हाँ फीका तो थोड़ा सा सैड सा लग रहा था, बट ऑफ कोर्स इट्स द नीड ऑफ द आवर और इसी तरह ही होना था। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं और सोहेल ज़रा बताएं माहौल क्या था? लाहौर कलंदर जीत गया, मतलब उसके बारे में तो खुशी है, बट दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, तो चैंपियंस वाली बात तो उन्होंने करनी थी। ओवरऑल हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि हम जब टीवी पे देख रहे थे ना, तो हमें थोड़ा सा ना ओपनिंग सेरेमनी हुई और खाली खाली लग रहा था। रमीज राजा को जरा बिल्डअप भी करना चाहिए था, वो डायरेक्ट मैच पे ही गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी। नहीं तो ऐसा ही तो होना था ना, क्या? हाँ, मतलब जाहिर है कुछ तो एक तो सीएम पंजाब भी थी और वो सारा कुछ था थोड़ा सा ग्राउंड में, बट नॉट रियली हाउ वी एक्सपेक्ट पीएसएल टू बी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने खुद बोला कि बड़ा फीका सा रन था, डेफिनेटली हमारे लिए भी बड़ा ही अजीबोगरीब सा लग रहा था। 2020 में जब कोविड की वजह से क्लोज डोर मैचेस हुए थे, वो भी हमने एक्सपीरियंस किया था। तब भी पहले एक मैच खेला गया था लाहौर कलंदर का, क्रिस लीन उनके थे और वो उन्होंने बड़ी धुआंधार सेंचुरी बनाई थी, मुझे याद है। और हम 12-14 जर्नलिस्ट ही थे वहां पर जो क्लैपिंग भी कर रहे थे। तब तो बिल्कुल ही क्राउड नहीं था, बिल्कुल जो कल आपको कुछ दर्जन लोग नजर आ रहे थे, वो भी स्पॉन्सर्स के लोग थे जिनके ऊपर खासी लोगों ने सवालात भी उठाए कि वो क्राउड कैसे आ गया। तो वो जो क्राउड था वो स्पॉन्सर इदारों का था, कुछ क्रिकेटर्स की फैमिलीज थी और जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पहले सेल हो चुके हुए थे और जो भी स्पॉन्सर्स ने लिए थे वहां पर आकर लोग बैठे थे। थोड़ा सा रंग नजर आया था कि लोग क्राउड नजर आया था, लेकिन जो कोविड वाला था वो तो बहुत ही अजीबोगरीब माहौल था तब भी और अब भी। हमने सड़कें सुनसान देखी, हालांकि जब भी यहाँ पर पीएसएल का मैच हो और खासतौर पर लाहौर कलंदर का मैच होता है तो हमने हमेशा सामने स्क्रीन के ऊपर थैंक यू लाहौर पढ़ते हुए ही देखा है। जी बिल्कुल। अच्छा सोहेल, एक और चीज, वैसे ही मतलब ये विजुअल थिंकिंग है शायद, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, अभी तो 44 मैचेस हैं पूरे, सो इट्स गोइंग टू गो ऑन फॉर अ व्हाइल। आपको लगता है ये डिसीजन रिवाइज शायद हो जाए और टुवर्ड्स द एंड स्पेक्टेटर्स को आने दें? हम लोगों ने भी उम्मीदें लगाई नहीं है, क्रिकेट फैंस ने भी, और उसी तरह आपकी उम्मीद भी है। इसका सारे का सारा इन्हिसार जो सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बेहतरी है। जो ही उसमें बेहतरी आएगी और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी बेताब बैठा हुआ है कि अभी इंस्ट्रक्शंस आए गवर्नमेंट की तरफ से तो वो फौरी तौर पर अगले मैच से फैंस को स्टेडियम में लेकर आए। क्योंकि कल हर किसी ने महसूस किया, कोई उस तरह का जोशो जज्बा भी नहीं था, उस तरह की पीएसएल की हाइप भी नहीं बन सकी। इससे जुड़े हुए लोग भी बड़े इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका सारे का सारा इन्हिसार जो मुल्क की सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से जो अखराजात कम करने की पॉलिसी है उसमें जो ही बेहतरी आती है तो तभी जो फैंस हैं वो जो पब्लिक है वो यहाँ पर आकर मैच देख सकेगी। अच्छा, अब कल की कारकर्दगी पे आ जाएं। हैदराबाद किंग्समैन, जाहिर है लबुशैन जो हैं उनका वैसे तो बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका T20 में एक ही खेला हुआ है उन्होंने T20। सो आपको क्या लग रहा है हैदराबाद के लिए ये डिसीजन कैसा साबित होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले मैचेस में और कल की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए? अब्दुल्ला भी कुछ भी कहना या कुछ इस तरह का उनके बारे में अपनी राय का इजहार करना या एक कंक्लूजन पर पहुंचना कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो वीकर है, उनके जो कप्तान हैं वो T20 के माहिर नहीं है, तो ये बहुत अर्ली होगा इस वक्त और कहना भी ज्यादती होगी। क्योंकि अभी उनके 9 मैचेस पड़े हैं। मार्नस लबुशैन जो उनके कप्तान है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डेफिनेटली हमें लर्न करना है इन चीजों से, जो कि हमें गैदर करनी है चीजें जो इस पहले मैच में हुई हैं और अभी हमारे 9 मैचेस पड़े हैं तो हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब अगर हम डेफिनेटली उनकी हैदराबाद किंग्समैन की टीम में कई खिला नजर आए, उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा वीक नजर आई है। टॉप ऑर्डर उनके पास बहुत ज्यादा, उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाए कि किसको मौका देना चाहिए। मुआज ताकत है वो उनको साइड स्ट्रेन होने की वजह से वो मैच से बाहर हो गए। लबुशैन आपके सामने है कि वो T20 के उस तरह के उनका इम्पैक्ट नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हुए भी उनका उस तरह का नहीं है, तो इस तरह की थोड़ी उनकी कमजोरियां जरूर दिखाई दी हैं। इसके मुकाबले में अगर हम दिफाई चेक में लाहौर कलंदर की बात करें तो एक बड़ा ही होपफुली हम अगले मैच में इनकी किट्स पे से रंग उतरता हुआ ना देखें, लेकिन
एक दो इश्यूज की वजह से खासी पॉपुलर हुआ पहले रोज से जो है PSL है जो वो सुर्खियों में रहा है उनके, बट आई एम श्योर ये चाहते नहीं होंगे। अच्छा, फखर जमान बड़े अपने वो कलर में नजर आए, हाँ वो कलर में वो नजर आए एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल। डेफिनेटली फखर जमान T20 के एक बड़ा नाम है, 3000 रन भी उन्होंने मुकम्मल किए और वो वाहिद बैटर हैं जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइज में रहते हुए अपने जो 3000 रन है वो मुकम्मल किए, इसलिए वो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितना इंटेग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर्स का। और उनका पावर प्ले में और 7, 8, 9 ओवर्स तक चलना दूसरी टीम के लिए जो है वो एक ख्वाब जो है डरोना ख्वाब बन जाता है, और जो जिसकी तरफ से वो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसको फायदा उन्हीं की इनिंग्स का होता है। आप माजी में भी देखें जब भी फखर जमान या टॉप ऑर्डर में से दूसरे बैटर चले हैं तो लाहौर कलंदर 180 प्लस हुआ। तो कल भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी कि फखर जमान चले हैं तो 200 के करीब पहुंचे हैं और उसी की वजह से उनका आगे भी। अच्छा सोहेल, आज के मैच के हवाले से क्या आप किसको स्ट्रॉन्गर टीम आप देख रहे हैं, कराची वर्सेस कोयटा आज है? जी हुमा, ये दोनों टीमें जो हैं कराची किंग्स, इनकी राइवलरी भी बहुत ज्यादा है कोयटा ग्लेडिएटर के साथ, और इन दोनों को जो अगर हम पेपर पे अगर हम देखते हैं तो दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं। कोयटा ग्लेडिएटर लास्ट ईयर टॉप 2 में रही थी, फाइनल में उसको शिकस्त हुई थी, और कराची किंग्स की टीम जो थी वो टॉप 4 में थी, उसकी भी कारकर्दगी अच्छी रही थी। इस मरतबा अगर हम उनके फॉरन खिलाड़ी देखें दोनों के कराची किंग्स के, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करने की कोशिश किया, जो खामियां थी उनके स्क्वाड में उनको बेहतर किया। उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स अगर हम देखते हैं, उनके डेविड वार्नर तो है ही हैं, इसके साथ साथ मोइन अली आए हैं, आजम और एडम ज़ाम्पा जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जो T20 क्रिकेट के बड़े ही लीथल किस्म के बॉलर हैं, वो उनके पास आए हैं। तो उनका ये जो स्क्वाड है खासा मजबूत हुआ। इसी तरह हम जो दूसरी तरफ देखते हैं तो उन कोयटा ग्लेडिएटर के भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। रॉयली रासो उनमें मेन प्लेयर है, उनके साथ अल्जरी जोसेफ हैं, इसके साथ साथ टॉम करन, बैन डकैत, सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके जो लोकल टैलेंट है जो अपकमिंग आ रहा है, जिनको पाकिस्तान टीम की तरफ से मौका भी मिला हुआ है, हसन नवाज हैं, ख्वाजा नाफे हैं, सौशकील खुद है जिन्होंने पिछले दिनों अच्छी इनिंग्स खेली थी नेशनल T20 कप में भी। तो ये दोनों का आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह कल वन साइडेड मुकाबला हुआ था उस तरह नहीं होगा, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में। बहुत शुक्रिया आपका, चलो थैंक यू सोहेल। अच्छा, ओवरऑल जाहिर है था स्पेक्टेटर नहीं है, अब वो थोड़ा सा रंग तो नहीं जमा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम भी यूज़ हो जाएंगे। व्यूइंग तो हमारी वैसे ही बड़ी जबरदस्त टीवी व्यूइंग और पहला मैच है। एक चीज जरा वो प्रोडक्शन में ना जो ऑडियंस की आवाज है ना उसको जरा बैलेंस करें, बिकॉज़ देयर इज नो ऑडियंस यू नो, सो नो नीड टू पुट इट। नहीं पुट कर दे, थोड़ा सा पुट कर दे, लेकिन लेस पुट करें, लेकिन सिंगलों पे ना पुट करें, चौके छक्कों पे पुट करें। टू मच ही ना हो जाए ना कि हमें पता है, नजर आ रहा है ऑडियंस नहीं है और दिस इज बीइंग अनाउंस्ड, पीपल आर फीलिंग दैट, तो फिर वो जब आवाज आती है वो अनॉय कर रही थी। हां, फिर आप देखते हैं कि किधर से आवाज आ रही है, and then you know that it's just you know बीच में डाली हुई है। कुछ AI से डाल सकते हैं, हम बंदे बिठा सकते हैं पूरा मैच ना AI से करा के फिर हम चूज कर लें, उसमें भी हम पिक कर लें कि किसने जीतना है किसने नहीं, कुछ तो ओरिजिनल रहने दो। So anyway, this was the first match and of course there are so many matches. So आज की कराची versus कोयटा है ना? Which one are you taking? I'm taking Karachi. No, I'm taking Karachi. I live in Karachi. I'm taking Karachi. दोनों invariably आपके पास। और फिर in the end आपको पता है मैं तो उसी टीम के साथ होती हूँ जो जीतती है। We're gonna see you on Monday, inshallah. Bye.